हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बेहद डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। हमारी पहली कहानी है अमावस की वो रात और दूसरी कहानी है चक्रम, एक शापित किताब। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप इन कहानियों को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। हमारी पहली कहानी का टाइटल है अमावस की वो रात। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं या जिनकी बात बात पे मत प्रवृत्ति होती है, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। बात साल 1952 की है। शाम का धुंधलका बढ़ चला था। सड़कें सुनसान हो रखी थी। वैसे ही गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगता है। बरखेड़ी गांव के बाहर एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ था, जो उस वक्त पूरा खाली पड़ा था। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर से एक युवक हाथ में सूटकेस लिए उतरकर उस मोटरसाइकिल वाले को धन्यवाद कर वहां स्टॉप पर बरखेड़ी गांव के बाहर एक रेड़ी पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर एक नज़र मारी। 7 बज चुके थे। वो सूटकेस वहीं रखकर झाड़ियों में लघु शंका को चला गया। इतने में एक बस वहां आई और कुछ सवारियों को उतार कर जैसे ही जाने लगी, वो युवक झाड़ियों में से भागता हुआ आया और बस को रोकने के लिए आवाज़ दी, पर बस तेज़ी में निकल गई। वो निराश होकर उस बस से उतरी सवारियों से पूछने लगा, बता सकते हैं अगली बस कब तक आएगी? मुझे माधोपुर जाना है। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति ने बोला, बाबूजी, ये आखिरी बस थी, अब कल सुबह ही आएगी। 7 बजे के बाद कोई बस नहीं है माधोपुर जाने के लिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो युवक और भी निराश और परेशान हो उठता है। हे भगवान, ये आखिरी बस भी निकल गई। मुझे कल माधोपुर में पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मैं एक इंजीनियर हूँ। वैसे ही 3 दिन लेट हो गया ड्यूटी ज्वाइन करने में। पता नहीं अब क्या होगा। शायद कोई बस आती हो, वहाँ की ना सही कहीं और की ही। मैं उसी में चला जाऊँगा। शायद आगे से कोई साधन मिल जाए। उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, अब तो कल सुबह ही आएगी, वो भी 9 बजे। इसके पहले अब कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं तो इस गांव में सालों से रहता हूँ। मेरी बात मानिए, कोई बस नहीं आएगी अब। ठीक है भैया, यहीं बैठता हूँ। कोई और साधन ट्रक वगैरह निकलेगा तो उसी से चला जाऊँगा। वो युवक वहीं रेडी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो नीचे सिर करके बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, जैसे कोई बस कंडक्टर आवाज़ लगाकर सवारी बुला रहा हो। रामगढ़, जूने, बेलापुर, माधोपुर, आ जाओ जल्दी जल्दी। उस युवक ने ये सुनते ही अचानक चेहरा उठाकर उस तरफ देखा। एक बस खड़ी थी और कंडक्टर सवारियों को आवाज़ लगा रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर उसके अलावा कोई और सवारी उसे दिखी नहीं। वो दौड़कर उस बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उस युवक को एक अजीब से जलने जैसी बू आई। बड़ी अजीब गंध थी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, कहीं सीट खाली नहीं थी। कुछ लोग पंक्ति बनाकर सीटों के बीच गली में खड़े थे। उसने आगे देखा तो ड्राइवर के सामने वाली जगह खाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब ये ड्राइवर के बगल वाली सीट खाली है, तो इनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे क्यों नहीं, खड़े क्यों हैं? उसने सीट को गौर से देखा। सीट तो बढ़िया थी। कंडक्टर से पूछकर वो वहीं बैठ गया। उसने माधोपुर का टिकट कंडक्टर से लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, उस आदमी ने तो कहा था कि अब कोई बस है ही नहीं कल सुबह के पहले। अच्छा हुआ उसकी बात मानकर मैं वापस नहीं गया। बस अपनी गति से भागे जा रही थी, क्योंकि जब तक रोड अच्छा था तो ड्राइवर
टाइम कवर करने को गाड़ी भगा रहा था। आगे वैसे ही कच्चे रोड पर बस 30-40 की स्पीड से ही चलनी थी। बाहर मौसम खराब हो चला था। हवा के साथ पानी की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। आगे रास्ते पर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी में आगे का रास्ता दिख रहा था। यदि लाइट बंद कर दो पूरे रोड पर कुछ भी देख पाना असंभव था। वो युवक बैठे बैठे बस में अंदर सवारियों पर नज़र दौड़ाता है। सभी एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा लगा ये सब। भांति भांति के नाक नक्श वाले लोग आपस में सटे हुए बैठे थे। कोई अजीब सी लंबी नाक वाला, किसी का कपाल इतना बड़ा और उसके नीचे आंखें, नाक, होंठ जैसे आपस में पास पास सटा दिए गए हों। किसी की बड़ी बड़ी आंखें, किसी के बेतरीब लंबे लंबे बाल। वो युवक उन लोगों की तरफ एक नज़र मारकर वापस सामने वाली खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी सड़क सुनसान थी, परंतु वो अजीब सी जली जली गंध बराबर आ रही थी। उसे लगा बस खचाखच भरी हुई हवा आने की जगह नहीं है, शायद इसीलिए ही वो अजीब सी कपड़ा जलने की गंध आ रही होगी। वो वापस सामने सड़क पर देखने लगता है। तभी ड्राइवर टेप में एक गाने की कैसेट लगा देता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। बस पूरी भरी हुई ज़रूर थी, पर अंदर पूरी तरह खामोशी थी। सभी सवारियां खामोशी से बैठी थी। उसने गौर किया, बस की सभी खिड़कियां बंद थी। पूरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दचकों के कारण खिड़कियों के शीशे के ही बजने की आवाज़ आ रही थी। इस पर ड्राइवर के ऐसा गाना लगा देने पर वो युवक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो एकदम सीधा सामने की तरफ देख बस चला रहा था। अमूमन ड्राइवर बीच बीच में गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हैं या खिड़की से गुटखा थूकते हैं, पर वो जब से उस बस में आकर बैठा, वो ड्राइवर यूं ही अजीब ढंग से बैठा बस चलाने में मग्न था। उसकी नज़र कंडक्टर पर पड़ी। वो भी बड़ी खामोशी से उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो गाना खत्म हुआ और अब दूसरा बजने लगा। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से अकेली हूँ। अब तो वो नौजवान खींचते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। तभी उस युवक के पास एक गंजा आदमी आकर बैठ जाता है, जो तब से ही खड़ा हुआ है जब से वो युवक उस बस में चढ़ा था। उसे अपने पास बैठते देख उस युवक ने धीरे से बोला, इतनी देर खड़े रहने के बाद अब अक्ल आई है? उस युवक ने बोला तो धीरे से था, पर जैसे उस गंजे आदमी ने सुन लिया हो। वो उस युवक को घूर के देखने लगा, जैसे खा ही जाएगा, पर कुछ बोला नहीं। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बस अपनी गति से आगे बढ़े जा रही थी। आश्चर्य, इतने गांव पड़े पर ड्राइवर ने अभी तक कहीं भी बस नहीं रोकी थी। इतनी देर हो गई चलते चलते। उसने ड्राइवर से हिम्मत कर पूछा, भैया कहीं बस रुकेगी क्या? पर ड्राइवर ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस युवक को बड़ा अजीब लगा ये सब। उसने फिर हिम्मत कर पूछा, अरे भैया जी, कोई खाने पीने की होटल या कोई गांव आए तो 5 मिनट रोक दीजिएगा। बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लूँगा। सुबह से निकला हूँ, कुछ खाया तक नहीं। इस बार उस ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे जम के ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से वो आगे की तरफ झटके से गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर से कुछ कह पाता, तभी उसने बाहर सामने देखा। खाने पीने की छोटी मोटी एक होटल थी। ये देख वो युवक मन ही मन खुश हो गया। ड्राइवर फौरन उतरकर नीचे चला गया। वो युवक भी नीचे उतरने के लिए अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने कंडक्टर से दरवाज़ा खोलने को कहा। पहले तो कंडक्टर ने उसकी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। वो युवक फौरन नीचे उतरकर जाने लगा। तभी वो कंडक्टर उससे बोला, जल्दी आ जाना साहब, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आज वैसे भी अमावस है। उस युवक ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? कहा ना, आज अमावस की रात है साहब, और हर अमावस को पूरी सड़क पर आप जहाँ से बैठे हो उसी बरखेड़ी से लेकर पूरे माधोपुर तक इस 200 किलोमीटर के एरिया में एक आत्मा सुनसान सड़क पर भटकती है। वो कईयों की जान ले चुकी है। हमने तो उस आत्मा को कई बार देखा है। उस कंडक्टर की बात सुनकर वो युवक अंदर तक भयभीत हो गया। डर कर भागते हुए वो जल्दी से होटल पर पहुंचा। उस युवक को वो होटल वाला काफ़ी देर से बड़ी हैरानी से देख रहा था। जैसे ही वो युवक उस होटल के पास पहुंचा,
उस होटल वाले ने उससे पूछा, अचानक किधर से प्रकट हो गए और किससे बात कर रहे थे बाबूजी? अरे यार, अब तुम दिमाग का दही मत करो, जल्दी से 2 समोसे पैक कर दो। होटल वाला आश्चर्य से उसे देखते हुए समोसे बांधने लगा। उस युवक ने पैसे देकर समोसे का पैकेट लेकर वापस बस की तरफ रुख किया। तभी वो होटल वाला फिर बोला, अरे बाबूजी, इतनी रात गए सुनसान सड़क पर कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं यहाँ रात में एक आत्मा भटकती है जो इंसानों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। मैं भी दुकान बंद कर जाने ही वाला हूँ। वो युवक पलटकर उसकी तरफ देखता है। सुनसान सड़क पर नहीं, बस में जा रहा हूँ। इतनी बड़ी बस दिखती नहीं क्या? कहते हुए वो युवक वापस बस में आकर बैठ गया और समोसे खाने लगा। सुबह से भूखे होने पर उसका ध्यान समोसे खाने में ही लगा था। तभी उसकी नज़र बस के अंदर अन्य सवारियों पर पड़ती है। वो उसे समोसे खाते बड़े गौर से देख रही थी। उस युवक को ये सब फिर से बड़ा अजीब लगा। जब से वो बस में चढ़ा था तब से किसी भी सवारी को बोलते नहीं सुना था उसने समोसे खाकर कागज़ खिड़की से बाहर फेंक दिया और हाथ पैंट से पोंछने लगा। तभी उसके पास बैठे गंजे व्यक्ति ने उसे घूरते हुए अचानक से उसकी तरफ पानी की बोतल करते हुए बोला, पानी पी लो, पानी पी लो। उसके इस अजीब तरह से पानी देने के तरीके से वो और अचंभित हो गया। जिंदगी में हर काम ऐसे ही करते हो क्या? थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, वो युवक उस गंजे आदमी से बोला। वो गंजा आदमी बिना उसकी तरफ देखे नीचे मुँह किए हुए ही उससे बोला, हंसते तो आप जैसे लोग हैं, हम नहीं। ये सुनते ही वो युवक बड़ी हैरानी से अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ी करते हुए उस गंजे से पूछने लगा, क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। अब तो वो युवक बुरी तरह खींच गया। तभी उसका ध्यान दोबारा उस बस में बैठी सवारियों पर गया। वो सभी सवारियां अब भी उसे ही देखे जा रही थी। इधर ड्राइवर ने फिर एक कैसेट टेप में फंसा दी, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये देख वो युवक धीरे से बड़बड़ाने लगा, अरे यार, एक तो ये माहौल ही अजीब है, ऊपर से ये साला ड्राइवर, इसे ऐसे ही गाने मिल रहे हैं बजाने को, मन करता है इसे 2-3 जड़ दूं। तभी वो ड्राइवर ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, वो उसे घूर कर देखने लगा। ये देखकर वो युवक सकपका गया और कुछ देर चुपचाप बैठने में ही भलाई समझी। बस रात के सुनसान अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। ड्राइवर ने रेडियो ऑन कर दिया। उस पर समाचार आ रहे थे। खबर आधी निकल चुकी थी कि रास्ते पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया। बस खाई से नीचे गिरकर बुरी तरह जल गई। अंदर बैठे सभी यात्री बुरी तरह जलकर मर गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। खबर सुनते ही उस युवक का दिमाग ठनका। उसे शाम से लेकर अब तक बस की सारी अजीबोगरीब बातें, आखिरी बस के निकलने के बाद भी इस बस का अचानक आना, सवारियों का चुपचाप बैठे रहकर सिर्फ उसे ही देखना, वो अजीब सी जली हुई गंध और उस होटल वाले की वो हैरानी भरी बातें, जैसे उसे बस दिखी ही ना हो। अब तो वो सर से पांव तक बुरी तरह रोमांचित हो गया। काटो तो खून नहीं। तभी उसकी नज़र कंडक्टर पर पड़ी। वो कंडक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर जो अब तक अजीब तरह से खामोश बैठा हुआ था, अब वो भी कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। वो युवक तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। तभी कंडक्टर बोल पड़ा, अरे अरे साहब, किधर चले? डर गए क्या? उसके हंसते ही बस में बैठे सभी लोग भी हंसने लगे। वो गंजा व्यक्ति भी हंस रहा था। वो युवक सबके चेहरे हैरानी से देखे जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ड्राइवर बोला, अरे डरिए मत साहब, हम कोई भूत वूत नहीं है। हम सभी ने मिलकर आपके साथ एक मजाक किया था। सभी सवारियां भी हमारी इस शरारत में शामिल थी। सबने बखूबी साथ दिया हमारा। ये रेडियो नहीं बल्कि एक कैसेट में समाचार की रिकॉर्डिंग है। हम आए दिन इस तरह का मजाक करते रहते हैं सवारियों से। वो होटल वाला भी इसमें शामिल था। माफ़ कीजिएगा, आपको थोड़ा परेशान किया। वो युवक ये सब सुनकर हैरानी से कांपते स्वर में सबके चेहरे देख बोलने लगा, भाई ऐसा मजाक ठीक नहीं। आपको नहीं पता मेरी क्या हालत हो रही है। दिल जैसे हलक में अटक कर धड़ धड़ कर रहा हो। पर एक बात अब भी समझ नहीं आई, जब आखिरी बस निकल चुकी थी तो फिर आपकी ये बस कैसे आ गई? अरे साहब डरिए नहीं,
वो तो आज हम इस सड़क पर निकल आए क्योंकि भानपुरा वाली सड़क का पुल जो 2 दिन पहले टूटा है उस वजह से वो रास्ता बंद है, वरना ये बस सीधे उस भानपुरा से वो पुल पार करके वहीं से माधोपुर जाती है। आप कौन हैं साहब, क्या करते हैं? कंडक्टर ने सवाल किया। मेरा नाम प्रवीण है, मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा तबादला माधोपुर में हुआ है, वहीं ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। ओह अच्छा, माफ़ करना साहब, हमने मजाक किया। अरे ड्राइवर साहब, ज़रा असली रेडियो तो चालू कर दो, आज मैच था, कौन जीता पता तो चले। ड्राइवर रेडियो ऑन करता है, उसमें समाचार आ रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका चले गए। माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए। समाचार ये है कि पुलिस को जो शव भानपुरा पुल के पास 2 दिन पहले जंगल में मिला था उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो सरकारी इंजीनियर प्रवीण साहू का शव है जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने माधोपुर जा रहे थे। मृतक प्रवीण साहू भानपुरा के ही रहने वाले थे। बस में बैठे बैठे जिसने ये खबर सुनी, सभी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। ड्राइवर के पैर ब्रेक पर एकाएक पड़ गए, बस झटके से रुक गई। वो गंजा आदमी, कंडक्टर, सभी सवारियां अब उसे आंख फाड़ फाड़ के निहार रहे थे। तभी वो युवक अचानक अपना सिर ऊंचा करता है। उसका चेहरा काला, आंखें तो थी ही नहीं, बस उसकी जगह 2 गड्ढे थे और चेहरे से खून टपक रहा था। उस डरावने चेहरे के होंठ कुछ बोलने के लिए धीरे से खुले और एक मोटी भारी आवाज़ में सबसे बोले, लेकिन मैं मजाक नहीं करता, सच कहा था तुमने कंडक्टर। आज अमावस है। मैं मरा ज़रूर 2 दिन पहले था, पर मेरी आत्मा आज के दिन ही आज़ाद हुई है, क्योंकि आज अमावस है। अमावस हम आत्माओं का सबसे बड़ा त्यौहार। मुंह फाड़कर वो ड्राइवर की तरफ देखकर भारी आवाज़ में हंसते हुए गर्दन को लंबी करके बोला, और इतना कहते ही वो एक काले धुएं में तब्दील होकर खिड़की का कांच फोड़ते हुए बस से बाहर हवा में उड़ गया। सभी लोग जैसे बुद्ध बन चुके थे, ना पलक झपका रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। तो चलिए सुनते हैं अब हमारी दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है चक्रम, एक शापित किताब। राजू रद्दीवाला आज सुबह से शाम तक गली गली फेरा लगाकर बुरी तरह थक गया था, पर उसे अभी तक किसी घर से रद्दी नहीं मिली थी। वो घर घर से रद्दी पुराना कबाड़ जमा करके उसे बेचकर जो 2 पैसे मिलते थे उससे अपना और अपनी बच्ची स्नेहा का पेट पालता था। आज उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे बैठे वो इसी सोच में डूबा था। आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके सामने? क्या सुख दिया मैंने मेरी अपनी बच्ची को आज तक? जहाँ और लोगों के बच्चे अच्छा अच्छा पहनते खाते हैं, वहीं मेरी बच्ची ने क्या मांगा आज तक मुझसे? उसके पास जो ले देकर 2-3 कपड़े थे वो भी फटे पुराने हो चले थे, लेकिन उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। आज वो कितना मजबूर हो गया था जो अपनी बच्ची के दामन में चंद खुशियाँ भी नहीं डाल पा रहा था। रह रहकर उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। राजू बेहद ईमानदार इंसान था। जहाँ हद से ज़्यादा गरीबी कई लोगों में बेईमानी और अपराध को जन्म देती है, वहीं राजू कभी गरीबी के आगे झुका नहीं था। जैसा मिला, जो भी मिला, ईश्वर का प्रसाद समझकर उसी में खुश। उसके मन में अपनी गरीबी को लेकर निराशा तो आती थी, पर वो कभी उसके लिए गलत रास्तों पर नहीं चला। अपना दामन साफ रखते हुए वो जीवन जिए जा रहा था। उसे अपनी नहीं, अपनी बच्ची स्नेहा की चिंता थी। जब वो और लोगों के बच्चों को खुशियाँ मनाते हुए देखता तो अपनी बच्ची के लिए वो सब नहीं कर पाने का जो दर्द, जो तड़प उसके दिल में उठती थी, ये वही जानता था। लेकिन स्नेहा छोटी ज़रूर थी, पर अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार थी। उसने कभी भी ऐसी जिद नहीं की जो उसके बाबा पूरी ना कर पाने की वजह से खुद को कोसते। इतनी छोटी सी उम्र में उसने खुद को वक्त के हिसाब से ढाल लिया था। जहाँ एक और बच्चे खेलने कूदने में ही मस्त रहते थे, वहीं इतनी कम उम्र में वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती, पर हमेशा मुस्कुराती रहती। कभी अपने बाबा से कोई शिकायत नहीं करती। उसकी पत्नी कंचन का स्वर्गवास स्नेहा के जन्म के समय ही हो गया था। तब से वही स्नेहा के लिए एक माँ का भी फर्ज निभाता आ रहा था। स्नेहा 8 साल की बहुत ही प्यारी सी फूल सी बच्ची थी।
देखने में बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी राजकुमारी। राजू जब भी दिन भर का थका हारा घर आता तो स्नेहा अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे पानी ला कर देती। उसकी मुस्कान को देखकर राजू अपने दिन भर की थकान भूलकर उसे गोद में उठा लेता। रोज़ उसके लिए दिन भर में जो भी कमाता उससे कुछ न कुछ लेकर ज़रूर जाता। स्नेहा भी शाम होते ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और उसका बेसब्री से इंतज़ार करती। बाबा आएंगे, मेरे लिए कुछ लाएंगे। अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते राजू अब बुरी तरह टूट चुका था। राजू अनपढ़ तो नहीं था, 5वीं जमात तक पढ़ाई की थी उसने, पर अपनी गरीबी और लाचारी के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाया और अपने पिता का हाथ बटाने को वो बचपन से ही इस जीवन संग्राम की भट्टी में खुद को झोंक चुका था। एक दिन अचानक उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। कुछ दिन बाद ही उनकी याद में राजू की माँ भी उसका साथ छोड़ उसे इस बेदर्दी दुनिया के हवाले कर ईश्वर के पास चली गई। 14 साल की उम्र में ही राजू ने जीवन की ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ और लाचारियाँ देख ली थी जिनका अनुभव लेने में एक आम इंसान को पूरा जीवन लग जाता है। जब वो 25 से 26 साल का हुआ तो उसकी एक दूर की मौसी ने उसकी शादी कंचन नाम की लड़की से कर दी। कंचन की जिंदगी में आते ही राजू की दुनिया ही बदल गई थी। उसकी छोटी सी दुनिया मानो कंचन ने अपने प्यार की अथाह दौलत से भर दी थी। राजू ने कई छोटे मोटे काम किए पर उसकी किस्मत ने उसका किसी काम में साथ नहीं दिया। किसी दिन दिवाली तो किसी दिन खाली, बस यही बनकर रह गई थी उसकी ज़िंदगी। शादी की खुशियों से बाहर आकर जब दोनों ने यथार्थ धरातल पर कदम रखे तो ज़िंदगी की पथरीली राहों ने उनका स्वागत दोनों बाह फैलाकर किया। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं बच पाता। कंचन इतनी सी कमाई में जैसे तैसे घर चलाती। धीरे धीरे कंचन और राजू में पैसों को लेकर खटपट होने लगी। ऐसा नहीं था कि कंचन लालची थी या राजू की मजबूरी लाचारी नहीं समझती थी, पर राजू की ईमानदारी, उसकी नेक नियति कभी कभी उसके लिए सरदर्द बन जाती। कई ऐसे मौके आए जब राजू अच्छा खासा कमा सकता था पर उसे अपनी मेहनत के अलावा एक पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए था। एक बार राजू ने एक बच्चे की जान बचाई तो उसके घर वालों ने उसे इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। वो रुपए इतने थे कि राजू का उनसे कई दिनों तक बेहतर खर्च चल जाता या उन पैसों से कोई नया काम धंधा चालू कर सकता था। वो पैसे भविष्य के लिए जोड़ सकता था, पर राजू ने अपनी ईमानदारी के चलते उन पैसों को लेने से साफ मना कर दिया। इसके बदले उसकी ईमानदारी की खूब तारीफ भी हुई, पर कंचन को यही लगता कि तारीफ से परिवार नहीं चलता। गरीब सपने भी देखता है तो अपनी चादर के हिसाब से ही। वो बेहतर नहीं, एक सामान्य जीवन के लिए ही ताउम्र संघर्ष करता रहता है। जहाँ इस दुनिया में 2 सूखी रोटी खाना किसी के बुरे वक्त की पहचान होती है, वहीं यही 2 सूखी रोटी भी किसी के लिए अच्छा वक्त बनकर आती है। कंचन गर्भवती हुई तो राजू को लगा उसकी दुनिया जैसे एक बार फिर खुशियों से भरने वाली है। पर एक दिन अचानक प्रसव पीड़ा से बेहाल कंचन समय से पहले ही एक बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। गर्भावस्था में अच्छा खान पान नहीं मिलने से वो शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो गई थी और प्रसव वेदना सह नहीं पाई। आज फुटपाथ पर बैठे बैठे वो घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी बच्ची का जन्मदिन आने वाला था और कुछ दिनों से ही उसकी कोई खास कमाई नहीं हुई थी और आज तो एक पैसे की भी नहीं हुई थी। आंख में आंसू लिए वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। इधर स्नेहा दरवाजे पर आस लगाए उसी की राह देख रही थी। आसमान में अंधेरा घिरने लगा पर उसके बाबा अब तक नहीं आए थे। बार बार सामने रास्ते पर नज़र गड़ाए वो बाबा के आने का इंतज़ार कर रही थी। उधर राजू अपनी सोच में बैठा ही था कि तभी उसकी नज़र वहीं झाड़ियों में कचरे में पड़ी एक काले रंग की किताब पर गई। वो किताब देखने में सामान्य किताबों से कुछ अलग थी। राजू ने उस किताब को वहाँ फालतू कचरे में पड़ा देख उठा लिया। उसने ये सोचा कि ये किताब वो ठेले वाले को कुछ पैसों में बेच देगा, जो ठेला लगाकर सेकेंड हैंड किताब खरीदने और बेचने का काम करते थे। उस किताब को लेकर वो बेचने गया पर आज कोई सेकेंड हैंड किताब बेचने खरीदने वाला नहीं मिला। उसने थक हार कर सोचा कि कल इस किताब को बेच देगा और वो हाथ में उसी किताब को लिए घर आ गया। बाबा को आते देख दूर से ही स्नेहा खिलखिला उठी और दौड़कर उसकी कमर से लिपट गई। राजू ने उसे उठाकर चुम्मी ली और घर के अंदर आकर उस किताब को एक तरफ रख स्नेहा से बात करने लगा। बाबा, आज कितने पैसे मिले?
स्नेहा का ये सवाल राजू के हृदय को बुरी तरह चीर गया। वो क्या जवाब देता, लेकिन जो भी जवाब देता उसके पहले ही स्नेहा सब कुछ ताड़ गई और राजू से बोली, कोई बात नहीं बाबा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बाबा चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं जब खूब सारी बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको धूप में नहीं जाना पड़ेगा काम करने। मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगी और अपने बाबा को ला कर दूंगी। स्नेहा दोनों हाथ चौड़े कर हवा में फैलाते हुए राजू से बड़ी मासूमियत से बोली। राजू उसकी ये मासूमियत देखकर आंख में आंसू भरकर उसे सीने से लगा लेता है। हाँ मेरी बच्ची, तो बड़ी होकर खूब सारा पैसा कमाना, मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनाऊंगा। राजू स्नेहा की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे राजू सोई हुई स्नेहा को देखते देखते सोच के सागर में गोते लगाता रहता है। तभी तेज़ हवा से खिड़की अचानक खुल जाती है और सामने टेबल पर रखी किताब के पन्ने स्वतः ही हवा से पलटने लगते हैं। एक हल्की सी मध्यम रोशनी उस किताब में से निकलकर चारों तरफ फैलने लगती है। राजू ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो फौरन उठकर उस किताब को बड़े गौर से देखने लगता है। वो रोशनी उसी किताब में से आ रही थी। उसके मन में उत्सुकता हुई और वो किताब लेकर वो पढ़ने बैठ गया। उस किताब का नाम था चक्रम। जैसे ही राजू ने उस किताब को पढ़ने के लिए पहला पन्ना खोला तो पहले ही खाली था, पर फिर उसमें स्वतः ही लिखाई उभरने लगी। सावधान ए मानव, इस किताब को पढ़ने से पहले ये निर्णय अवश्य कर लेना कि यदि तू इस किताब को पढ़ता है तो फिर इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। इसमें जो जो लिखा आएगा वो तेरे आने वाले जीवन को मद्देनज़र रखकर ही लिखा होगा। ये किताब इसे पढ़ने वाले के जीवन में उसके हिसाब से घटनाएं पूर्व निर्धारित करती है, जो प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग होती है। यदि तुम इसे पढ़ने का दृढ़ निश्चय करते हो और इसके हिसाब से ही चलते हो तो ही इसे पढ़ने का साहस करना, क्योंकि इसमें जो लिखा आएगा वो पढ़ने वाले को करना ही पड़ेगा, फिर पीछे नहीं हट सकते। ये किताब उसे पढ़ने वाले के जीवन चक्र के हिसाब से चलती है, इसीलिए इस किताब का नाम चक्रम है। इसमें पहले से कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन इतना सत्य अवश्य है कि ये किताब उसे पढ़ने वाले का जीवन बदल कर रख देती है। उसे वो सब देती है जिसकी उसे चाह हो, हर इच्छा पूरी करती है, धन दौलत और कई प्रकार के सुख प्रदान करती है। राजू ये सब पढ़कर थोड़ा डर जाता है। उसने आज तक ऐसी जादुई किताब नहीं देखी थी। राजू उस किताब को पढ़कर एक तरफ रख देता है। उसका एक मन कहता है, नहीं नहीं राजू, इस किताब को मत पढ़। तू एक ईमानदार इंसान है जिसने आज तक अपनी मेहनत के प्रतिफल के सिवा कुछ और की चाह नहीं की, फिर अब क्यों अपना ईमान बिगाड़ता है। रहने दे, इस किताब को कल बेच देना। लेकिन दूसरा मन तो कुछ और ही कह रहा था। अपनी बच्ची की तरफ देख, तूने आज तक उसे क्या दिया है। दूसरों के बच्चों को देख, वो कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इस ईमानदारी ने तुझे आखिर दिया क्या है। तेरी बच्ची का जन्मदिन आने वाला है, तूने उससे वादा किया है कि उसे नए कपड़े देगा। क्या रद्दी बेचकर तू उसकी इच्छा पूरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा मत सोच, ईश्वर ने तुझे एक सुनहरा मौका दिया है। ज़रा सोच, ये किताब तुझे ही क्यों मिली, किसी और को भी मिल सकती थी। ईश्वर तेरी मदद इस किताब के ज़रिए करना चाहते हैं। इस अवसर को ठुकरा मत। तेरी ईमानदारी तेरी बीवी को खा गई, अब अपनी बच्ची की जान का दुश्मन तो मत बन। पढ़ इसे खोलकर और जो भी लिखा है वैसा ही करना। राजू पढ़ने का मन बनाकर उस किताब का पन्ना कांपते हुए हाथों से खोलता है। जैसे ही वो अगला पन्ना आता है उसमें स्वतः ही लिखाई उभरने लगती है। कल तुमको चेतक पुल पर एक आदमी मिलेगा, वो सामान तुम्हें देगा। तुमको वो सामान लेकर शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में रात को 10 के बाद जाना होगा और एक कब्र के पास एक आदमी बैठा मिलेगा। वो सामान उसे दे देना। इसके बदले तुमको पैसा मिलेगा जो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उस आदमी से कोई सवाल नहीं करना और ना ही उस सामान को देखने की कोशिश करना। बस सिर्फ चुपचाप वो सामान देकर बिना पीछे देखे सीधे वापस आ जाना। अब तुमने इस किताब का पहला पन्ना पढ़ लिया है, इसलिए अब तुमको ये कार्य करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजू इस रहस्यमय बात को समझ नहीं पाता। उसे अंदर से डर लगने लगता है, पर चूंकि अब उसने किताब का पन्ना पढ़कर पंगा ले लिया था तो उसे पूरा करना उसकी मजबूरी थी। तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है।
अगले दिन राजू चेतक पुल पर पहुंचकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी जिसका मुंह ढका हुआ था और वो किसी बाबा जैसे गेटअप में था, वो उसके पास आकर उसे एक थैला थमा के चुपचाप नाक के सीध में निकल जाता है। राजू उस अजीब से व्यक्ति को आश्चर्य से देखने लगता है, पर उसे उस किताब की बात पूरी करनी थी, इसलिए रात के 10 बजे का इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। रात के 10 बजते हैं। राजू स्नेहा से बोलकर थैला उठाकर जाने लगता है। तभी स्नेहा पूछती है, बाबा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पहले तो कभी नहीं गए। बेटा बस मैं गया और आया, तू चिंता मत कर, दरवाज़ा लगाकर सो जाना। इतना कहकर राजू घर से निकल गया। रात के 10 बजे के बाद कब्रिस्तान में जाना बच्चों का खेल नहीं था। राजू डरते हुए धीरे धीरे अंदर कब्रिस्तान में प्रवेश करता है। कुत्ते के रोने की आवाज़ और कब्र बिज्जू की इंसानी आवाज़ उसके कदमों में थरथराहट पैदा कर रही थी। वो चारों तरफ अंधेरे में देखता है तो थोड़ी दूर उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। पास जाकर देखता है तो एक हट्टा कट्टा डरावना आदमी एक दुबले पतले बच्चे को बुरी तरह पकड़कर अपने कब्जे में किया हुआ था। वो छूटने के लिए छटपटा रहा था। राजू को आया देखकर वो हट्टा कट्टा आदमी उसकी तरफ देखता है और हाथ बढ़ाकर सामान वाला थैला ले लेता है। उसकी आंखें भयंकर सुर्ख लाल, जिसे देखते राजू अंदर तक दहल जाता है, पर किताब की शर्त के हिसाब से चुपचाप वो थैला थमाकर वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते देख वो दुबला पतला बच्चा चीख चीख कर उससे मदद मांगता है। उसे उस हैवान से दिखने वाले आदमी से छुड़ाने के लिए गुहार लगाता है, पर राजू बिना पीछे देखे चलता जाता है। तभी एक चीख आसमान में गूंजती है और फिर सब शांत। घर आकर वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, स्नेहा दरवाज़ा खोलते ही उससे बोलती है, आ गए बाबा? आपके पीछे एक बूढ़े बाबा आए थे और ये लिफाफा देकर गए। बोले कि आपके बाबा की मेहनत का पैसा है। स्नेहा से वो लिफाफा लेकर उसे खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे रुपए रखे होते हैं। वो इतने सारे पैसे देख के खुश हो जाता है। अब वो इन पैसों से कुछ भी कर सकता था, पर तभी उसके मन में वो गुहार लगाते दुबले पतले बच्चे की आवाज़ गूंजने लगती है। कुछ क्षण को वो जड़ सा बन जाता है, पर इतने पैसे देखकर स्नेहा के चेहरे पर जो खुशी थी, उसके आगे कुछ सोचना अब राजू के लिए बेमानी हो जाता है। वो स्नेहा को इतना खुश देख सब कुछ भूल जाता है। उन पैसों से राजू अब उसके लिए खुशियाँ खरीद सकता था। रात को वो फिर किताब खोलकर पढ़ता है। उसमें फिर से वैसा ही दूसरा काम लिखा होता है। राजू फिर वैसा ही करता है। उसके बदले उसे फिर से खूब सारा पैसा मिलता है। अब तो राजू की दुनिया ही बदल गई थी। राजू रोज़ वैसा ही करता जैसा उस किताब में लिखा था, पर राजू का मन उसे अब कचोटने लगा था। वो निर्दोष बच्चे कौन थे जिन्हें वो तांत्रिक रोज़ एक एक कर बड़ी निर्दयता से मार रहा था? राजू विचारों के सागर में डूबता चला जाता है। उसे अब ये खुशियाँ बेमानी लगने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कई मासूमों की लाश पर चलकर उसने ये खुशियाँ हासिल की हो। पहले भले उसके पास कुछ नहीं था, वो गरीबी को लेकर परेशान भी था, पर मन में कहीं तो उसे थोड़ा संतोष तो था कि उसने आज तक सिर्फ ईमान की खाई है। पहले वो दिन भर धूप में घूम घूम कर मेहनत करता था और जो भी कमाता था उसमें संतोष रहता था। अब इस ज़रा से काम के उसे कई गुना पैसे मिलते हैं, लेकिन मन अशांत था। वो मन ही मन निर्णय कर लेता है कि अब और नहीं, अब इस चक्र में और नहीं पड़ूंगा, इस चक्र से निकल कर रहूँगा। मैं इस सिलसिले को रोक दूंगा, अब और मासूमों की जान जाने का कारण नहीं बनूंगा। अगले दिन राजू समय से पहले जल्दी घर से निकल जाता है। स्नेहा उससे बोलती है, बाबा आज मेरा जन्मदिन है, जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, मैं गया और आया, तू चिंता मत कर। मैं आज तेरे लिए खूब सारे तोहफे लाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना। कहते ही राजू थैला लेकर कब्रिस्तान जाता है। आज वो जल्दी पहुंचकर देखना चाहता था कि वहाँ होता क्या है। तभी वो तांत्रिक वहाँ एक मासूम बच्चे को पकड़कर लाता है और उसे रस्सियों से बांधने लगता है। ये देख राजू उस तांत्रिक से पूछ बैठता है और बच्चे को छुड़ाने लगता है, पर उसके पूछते ही वो तांत्रिक बड़ी बड़ी आंख निकालते हुए उसे गले से पकड़ लेता है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसका पेट फाड़ डालता है। राजू वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। मरते मरते उसकी आंखों में स्नेहा का चेहरा घूमने लगता है। इधर स्नेहा दरवाजे पर खड़ी खड़ी अपने बाबा का इंतज़ार करती रहती है। कुछ दिनों बाद उसी फुटपाथ पर
जहाँ कभी राजू एक दिन उदास बैठा था, अब वहीं पर मुन्ना रिक्शे वाला अपनी गरीबी से तंग आकर उदास बैठा रहता है। उसे आज कोई सवारी नहीं मिली थी। खाली हाथ घर कैसे जाए, इसी सोच में डूबे मुन्ना की नज़र पास की कचरे में पड़ी एक किताब पर पड़ती है। उत्सुकतावश वो उसे उठा लेता है। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।